external morphology of Herdmania. After that, we will discuss all the organ system that are found in these organisms one by one in this complete lecture series. So let's start with the first lesson, with the very first lesson, the external morphology of Herdmania. हार्डमानिया अगर बात करें तो किससे ये बिलोंग करता है, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। किस फाइलम से बिलोंग करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि क्या इनके पॉसिबल एक्सटर्नल फीचर हो सकते हैं, कौन से स्पेसिफिक फीचर्स को ये शो करने वाला है। सो हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया यूरोकोर्डेट्स का एक मेंबर होता है। यूरोकोर्डेट जिनको हम लोग लोअर कोर्डेट्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आप बीएससी सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं कोर्डेट्स। कोर्डेट्स को कंप्लीटली आप कवर करेंगे। इन कोर्डेट्स के अंदर आप लोअर कोर्डेट्स प्लस आप हायर कोर्डेट्स दोनों को कवर करेंगे। हायर कोर्डेट जैसे कि आप उसी के अंदर अपनी फिशेस को कवर करेंगे या वर्टिब्रेट्स को करेंगे, उसी में एव्स को पढ़ेंगे, मैमल्स को पढ़ेंगे, राइट। लेकिन लोअर कोर्डेट्स के अंदर हमारे आते हैं यूरोकोर्डेट और हमारे आते हैं सिफेलोकोर्डेट, ठीक है। तो इसी यूरोकोर्डेट का मेंबर होता है कोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेट्स, ठीक है। इसी यूरोकोर्डेट का मेंबर होता है हार्डमानिया। इन दोनों को ही कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोकोर्डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेट्स। क्यों कहा जाता है प्रोटोकोर्डेटा? क्योंकि प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर कोर्डेट्स, यानी कि कोर्डेट जैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्चुअल हमारे हायर कोर्डेट्स हैं उनसे पहले बने थे, ठीक है। तो हार्डमानिया बिलोंग्स टू प्रोटोकोर्डेट्स एंड टू बी प्रिसाइज इट बिलोंग्स टू यूरोकोर्डेट्स। यूरोकोर्डेट्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले। यूरो और यूरोकोर्डेट को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है। कोर्डेट्स का तो आपको पता ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोर्डेट तभी होता है जब उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। कौन से स्पेसिफिक फीचर होंगे? प्लस उसके पास होना चाहिए नोटोकोड, ठीक है। लाइफ की किसी भी स्टेज पर, चाहे एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर, लार्वा स्टेज पर, चाहे अडल्ट स्टेज पर, उसके पास नोटोकोड होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास लाइफ की किसी भी स्टेज पर गिल स्लिट्स होने चाहिए, प्लस उसके पास डोर्सल नर्व कोड होनी चाहिए, ठीक है। डोर्सल नर्व कोड होगी और ये भी कैसी होगी? सिंगल और सॉलिड होगी, ठीक है। ये फीचर होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के कोर्डेट्स होने के लिए, ठीक है। यूरोकोर्डेट का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकोड है, गिल स्लिट्स भी होती हैं, डोर्सल नर्व कोड भी है, लेकिन इनके पास जो नोटोकोड होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनके टेल रीजन तक स्पेसिफाइड है और वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके लार्वल स्टेज में होती है, ठीक है। इसलिए हार्डमानिया बिलोंग्स टू प्रोटोकोर्डेट्स क्योंकि ये लोअर कोर्डेट्स में आता है। इट बिलोंग्स टू यूरोकोर्डेट्स क्योंकि इसके अंदर इसकी लार्वल स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। आई एम श्योर इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन समझते हैं। हार्डमानिया पैलिडा स्पीसीज की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हार्डमानिया पैलिडा स्पीसीज की बात करें हैं। डोमेन ऑफ कोर्स यूकैरियोट है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा में भी हमने अभी कहा प्रोटोकोर्डेट्स का मेंबर है। प्रोटोकोर्डेट में भी किसका? यूरोकोर्डेट्स का मेंबर है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर रखनी है। फीचर्स आपके सभी क्लियर होते चले जाएंगे जब आप क्लासिफिकेशन स्कीम में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। इनको सब फाइलम ट्यूनिकेटा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ट्यूनिकेटा का मतलब होता है कि इनके पास ट्यूनिक प्रेजेंट है। ट्यूनिक का मतलब है एक कवरिंग प्रेजेंट है, बाहर एक प्रोटेक्टिव एक्सटर्नल कवरिंग प्रेजेंट होगी। और क्योंकि ये जो कवरिंग है ये ट्यूनिसीन नाम के केमिकल की बनी होती है, इसीलिए हमने इनको ट्यूनिकेट्स कह दिया, ठीक है। तो कितनी चीजें क्लियर हो गई? पहली बात, ये लोअर कोर्डेट्स हैं, यूरोकोर्डेट्स होते हैं, मतलब लार्वा स्टेज में नोटोकोड मिलेगी, टेल रीजन में ट्यूनिक जैसी कवरिंग इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। क्लास एस्किडेसी फैमिली है, एस्केडियंस होते हैं ये क्या है? एस्केडियंस है हमारे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि एस्केडियन की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिखो तो आप हार्डमानिया की मॉर्फोलॉजी लिख सकते हो क्योंकि हम इनको एस्केडियन कहते हैं, ठीक है। ये एक्रेंशिया भी होते हैं, ठीक है। इनको एक्रेंशिएटा से भी हम कहते हैं कि एक्रेंशिएटा से बिलोंग करें। क्यों?
क्योंकि इनके पास क्रेनियम नहीं होता। क्रेनियम का मतलब समझते हो, मतलब स्कल बॉक्स नहीं होता। और स्कल बॉक्स क्या कब होगा, जब आपके पास ब्रेन हो। आपके पास, आप हायर कोडेट्स में बिलोंग करते हो, आप मैमल्स में बिलोंग करते हो, आपके पास क्रेनियम है, आपके पास स्कल बॉक्स है, आपके पास ब्रेन है, लेकिन इनके पास नहीं होता, यानी कि एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। इसी वजह से इनको एक्रेनियटा भी कहा जाता है। ठीक है। ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, फैमिली आपको करनी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, जीनस हर्डमानिया और स्पीसीज पैलिडा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके जी, अब हम बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिक फीचर जो हर्डमानिया को आपको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हर्डमानिया पैलिडा कैसी हैबिटाट में ग्रो करता है, इट इज मरीन हैबिटाट कैसी होगी, मरीन होगी। एक्वेटिक हैबिटाट है, उसमें भी मरीन वाटर में होता है। ठीक है, सेसाइल इन नेचर है, सेसाइल या हम कह सकते हैं सेडेंट्री इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मतलब पता होना चाहिए। सेसाइल का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म फिक्स होता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है, सेडेंट्री का मतलब भी यही है, कोई सरफेस है, उस सरफेस के साथ ही अटैच रहता है। सेसाइल का मतलब है फिक्स है, मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सेडेंट्री सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। इन्हीं को सी स्क्वाड्स भी कहा जाता है। सी स्क्वाड्स क्यों कहेंगे, क्योंकि पोटैटो जैसा इनका शेप होता है। ठीक है, पर्स जैसा इनका शेप होता है, बैग लाइक इनका शेप होता है, इसलिए इनको सी स्क्वाड, पर्स या बैग लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर हर्डमानिया ना देके आपको देखो किन किन अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। सी स्क्वाड्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, सी वर्क के पर्स के बारे में पूछ सकता है, आपसे एक्रेंशिया के बारे में पूछ सकता है, ट्यूनिकेट्स के बारे में पूछ सकता है ना। तो ये इनको सी स्क्वाड्स भी कहा जाता है। पर्स लाइक, बैग लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेडेंट्री है, सेसाइल रहते हैं। कई बार ये फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, फ्री लिविंग नहीं कहेंगे हम, इन्हें कहेंगे, यस फ्री लिविंग ही कहेंगे हम। फ्री लिविंग का मतलब ये है, ये किसी कॉलोनी में नहीं रहते। ठीक है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म भी आपका सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, एंड सम टाइम ये एसोसिएशन में भी रहती हैं। एसोसिएशन कैसे, देखो इनके पास क्या प्रेजेंट है, ट्यूनिक होती है, बाहर एक कवरिंग होती है। ये कवरिंग एक होलो स्पेस प्रोवाइड करती है। इस कवरिंग के अंदर, इस ट्यूनिक के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपना शेल्टर मिलता है। ठीक है, इसलिए ये कई बार एसोसिएशन में भी रहता है। एसोसिएशन विद एल्गी, एसोसिएशन विद हायर ऑर्गेनिज्म लाइक गैस्ट्रोपोड, उनके साथ एसोसिएशन में रहेगा। ठीक है, तो ये एसोसिएशन में भी रहते हैं और फ्री लिविंग भी होती है। ठीक है, ओके, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जो आपने याद रखनी। अब बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, किस तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखें, हमने कहा इस इमेज में देखिए, ये इसका रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब जो आपका एक्चुअल में कैप्चर किया गया है, एंड दिस इज द इमेज जो हमें हमारी बुक के अंदर मिलेगा। आपको दोनों इमेज के थ्रू यहाँ से समझना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है, ये एक सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच है, एक सरफेस के ऊपर अटैच है। तो इससे हमारी एक बात क्लियर हो गई कि ये कैसा है, सरफेस पर अटैच है, मतलब ये सेडेंट्री होता है। ठीक है, मूव नहीं कर सकता ये। अब सबस्ट्रेटम पर अटैच है, तो कोई ना कोई ऐसा बेस होगा जिसकी हेल्प से ये अटैच होगा। तो ऑफ कोर्स इसका जो बेस होता है उसको हम लोग फुट कह देते हैं। आप अपने पैरों की हेल्प से ग्राउंड पे चलते हो, तो ये अपने फुट की हेल्प से सबस्ट्रेटम से ग्राउंड से अटैच होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब भी समझनी हो तो सबसे पहले बाहर से देखेंगे ऑर्गेनिज्म कैसा लग रहा है, किस तरीके से बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। तो बॉडी को जब आपने डिवाइड करना है तो आप देखोगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ फुट, कि इनके पास फुट है या नहीं है। हम इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं फुट, बॉडी प्रॉपर, और क्योंकि ये ट्यूनिकेट्स है तो तीसरी स्ट्रक्चर इनमें होगी ट्यूनिक, या इसको टेस्ट भी कहा जाता है, टेस्ट या कवरिंग। ठीक है, इसके बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, ऊपर एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द बॉडी प्रॉपर। इस बॉडी प्रॉपर को एक कवरिंग मिली हुई है, दिस इज टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट के नीचे एक होलो हमारे पास, सॉरी होलो नहीं कहेंगे, एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके, अब ये फुट प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहना है, तो ऑफ कोर्स उसके पास फुट होगा, और ये फुट उसको मड में एम्बेड होने में हेल्प करेगा।
इस फुट का कंपोजिशन वैरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेटम, जिस सबस्ट्रेटम से ऑर्गेनिज्म अटैच कर रहा है। ये रफ सरफेस से अटैच कर रहा है तो फुट हमारा थोड़ा सा रफ होगा। स्मूथ सरफेस होगा फुट का अगर मड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म बेडेड है। तो टोटली डिपेंड कि फुट का कैसा कंपोजिशन होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेटम कैसा है, अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगर ये एसोसिएशन में प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट है, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे इसको फुट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर ये डायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टेस्ट ये डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा, तो वहां पर इसमें फुट हमें एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी का कलरेशन कैसा होगा ये समझिए। इनका जो बॉडी है आप एक्सटर्नली जब देखोगे, इस ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो स्लाइटली पिंकिश कलर आपको देखने को मिले। कैसा? स्लाइटली पिंकिश कलर। जो फ्रेश हमारे पास स्पेसिमेन मिलेगा उसका आपको कलर स्लाइटली पिंकिश देखने को मिलेगा। ऑल्दो इनका जो कलर है वो वेरी कर सकता है, ब्राउन टू पिंक कलर वेरी कर सकता है, रेड कलरेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कलर वेरी करेगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो बॉडी, देखो बॉडी हमने क्या कहा, फुट हो गया, फुट आपको समझ में आ गया। बॉडी प्रॉपर हमने किसको बोल दिया, अंदर जो टेस्ट के अंदर एक्चुअल जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दिस इज द बॉडी प्रॉपर। बॉडी प्रॉपर क्योंकि इसी के पास इसके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हर्डमानिया में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। ऑर्गन सिस्टम बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। ये सारे सिस्टम कहाँ पे है, इस बॉडी प्रॉपर के अंदर है। इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये ट्यूनिक है टेस्ट। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिक है ये एक्सटर्नल कवरिंग की तरह काम करता है। किसका बना हुआ है, ये ट्यूनीसीन नाम के केमिकल का बना हुआ है। ट्यूनीसीन क्या है हमारा, एक तरीके से कोलाजन फाइबर है, कोलाजन टिश्यू है हमारा। ठीक है, तो कोलाजन टिश्यू का ये ट्यूनिक बना हुआ होता है, या कहें कि इसमें सेक्राइड यूनिट्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की सेक्राइड यूनिट्स भी बनी होती है। वैसे इसका कंपोजिशन जब आप पढ़ोगे तो इस ट्यूनिक के अंदर प्रॉपर मैट्रिक्स होता है, बहुत सी सेल्स मिलेंगी, बहुत सारे फाइब्रल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ब्लड वेसल्स का एक पूरा एसोसिएशन मिलेगा। ठीक है, और भी बात करें तो देखो ट्यूनिक के फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्क्रिप्शन तो ले ही रहे हैं ना, तो समझ लेते हैं। ट्यूनिक सबसे पहले एक्सटर्नल कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी को कवर करके रख रहा है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर की तरह काम करता है। तीसरा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा किसको, हर्डमानिया को। कैसे हेल्प करेगा, आप क्या देखोगे कि बॉडी के ऊपर आपको ऐसे स्पॉट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बॉडी क्योंकि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको क्लियरली इतना विजिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस तरीके के इसमें स्पॉट से नजर आ रहे हैं बॉडी के ऊपर मतलब टेस्ट के ऊपर। ये स्पॉट्स एक्चुअली है क्या, दीज आर एम्प्यूलाई। इनको एम्प्यूलाई कहते हैं। ये एम्प्यूलाई कहाँ प्रेजेंट है, टेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है। यही एम्प्यूलाई क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एम्प्यूलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, और ये रेड स्पॉट भी इसीलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी हो रखी है। तो ट्यूनिक के दो काम होते हैं, पहला इस ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल कवरिंग देना, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करना। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इसकी स्ट्रक्चर और भी अच्छे समझ लेते हैं। हमने बॉडी प्रॉपर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने फुट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या क्या स्ट्रक्चर एक्सटर्नली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी इस स्ट्रक्चर से। देखो मैं इसको खुद से ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इट मे बी वेरी इजी टू यू। देखो हमने क्या किया, हमने कहा हमने एक बॉडी हमने पहले टेस्ट ट्यूनिक बना लिया। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। वेट अ सेकेंड, लेट मी चूज सम अदर कलर। सबसे पहले हम इसका बॉडी प्रॉपर बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट्स बॉडी प्रॉपर। ये हो गया इसका बॉडी प्रॉपर। ठीक है, ये इसका बॉडी प्रॉपर है। इस बॉडी प्रॉपर के बाहर हमने कवरिंग बना देनी है। ठीक है, कवरिंग को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। ये हमारा इसका कवरिंग है, और इसी कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉन एज द टेस्ट और ट्यूनिक। ठीक है, ये कवरिंग हो गया। ओके, अब इसके नीचे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फुट। दिस इज गोइंग टू बी द फुट।
दिस इज गोइंग टू बी द फूड। इस फूड के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैटर अटैच हैं। ये मैटर एक्चुअली क्या दिखा रखे हैं कि फूड क्योंकि आपका सबस्ट्रेटम से अटैच है ना, तो अलग अलग तरीके की कंपोजिशन इसमें हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज फूड, दिस इज टेस्ट, दिस वन इज द बॉडी प्रॉपर। क्लियर? ओके। अब ये क्या चीज दिख रही है, देखो ये क्या चीज है, लेट मी चूज द रेड वन। ओके, तो ये इसमें हमारा हो जाता है बॉडी प्रॉपर और यू गेट टेस्ट। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज ब्रैंकियल एपरेचर, ठीक है। और ये है एट्रियल एपरेचर। एपरेचर मतलब कोई भी ओपनिंग जो होती है उसको हम एपरेचर कहते हैं। ब्रैंकियल एपरेचर का मतलब क्योंकि इसमें वाटर करंट एंटर करता है, और ब्रैंकियल वर्ड ही किससे रिलेटेड है, फेरिनेक्स से, या कहीं के ब्रैंकिया मतलब वाटर सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से रिलेट करता है। तो ब्रैंकियल एपरेचर जिसके थ्रू वाटर एंटर करने वाला है। क्योंकि जब हम हार्डमानिया की बात करते हैं, हार्डमानिया का फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिलेरी फीडर, ठीक है। सिलेरी फीडर है, माइक्रोफेगस होता है। माइक्रोफेगस का मतलब कि छोटे पार्टिकल जो वाटर सिस्टम के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उन्हीं को ये इनगल्फ कर रहा है। सिलेरी फीडर है, यानी कि अगर ये इसका बॉडी प्रॉपर है और इसमें ये इसका मान लीजिए डाइजेस्टिव कैनाल शुरू हो रहा है, तो उसमें इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होंगे, और इन सीलिया की बीटिंग की वजह से जो वाटर है उसको अपना पाथ मिलता है, वो अंदर एंटर करेगा। वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि इसमें हमारा ब्रैंकियल एपरेचर, ब्रैंकियल एपरेचर क्यों बोला, एपरेचर का मतलब एक ओपनिंग है, और ब्रैंकियल क्यों, क्योंकि वाटर इधर एंटर करने वाला है, ठीक है, इसके थ्रू एंटर करता है, इस तरीके से वो पाथ को फॉलो करता है। और जो वाटर एंटर करता है तो वो इस पाथ को फॉलो करता है और एट्रियल एपरेचर के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो ब्रैंकियल एपरेचर होता है वो माउथ की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, माउथ की तरह काम करेगा। दिस इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ माउथ। और जो एट्रियल एपरेचर है ये हमारा एनस की तरह काम करता है। दीज आर नॉट ट्रू एनस, बट एनस की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो ब्रैंकियल एपरेचर है, इस ब्रैंकियल एपरेचर के थ्रू इन करंट, ये इन करंट कैनाल की तरह काम करता है, यानी कि वाटर का इन करंट होने वाला है, इसीलिए हम इसको माउथ भी बोल देते हैं। लेकिन जो एट्रियल एपरेचर होता है, ये एट्रियल एपरेचर के थ्रू हमारा वाटर का एक्सकरेंट होता है, वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसलिए वो एनएस की तरह काम करता है, ठीक है। अब इन्हीं ब्रैंकियल एपरेचर और एट्रियल एपरेचर के ऊपर डिपेंडेंट ही हमारी इसकी पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब बॉडी का कौन सा डोर्सल एक्सिस होगा, कौन सा वेंट्रल होगा, कौन सा उसकी बॉडी में इंटीरियर साइड होगी, कौन सी उसकी पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो जो साइड पे ब्रैंकियल एपरेचर प्रेजेंट होता है ना, ये साइड को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर साइड, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, एंटीरियर एक्सिस है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंटीरियर एक्सिस है तो इसके पीछे ये कौन सा होगा, ये पोस्टीरियर एक्सिस होगा, ठीक है, राइट। और जो एट्रियल एपरेचर है, इस एट्रियल एपरेचर वाली साइड को डोर्सल साइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, वेंट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। ये पोलैरिटी समझ में आई, क्लियर। अब हमने क्या चीजें समझ ली, ब्रैंकियल एपरेचर के बारे में समझा। अब ब्रैंकियल एपरेचर में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दीज आर साइफन। साइफन बेसिकली है क्या, कोई भी नैरो पाथ जिसके थ्रू वाटर हमारा ट्रेवल कर रहा, तो ये भी क्या है, हमारा साइफन है। अब साइफन है, ब्रैंकियल साइफन बोलेंगे क्योंकि ब्रैंकियल एपरेचर वाला साइफन है, तो इसको ब्रैंकियल साइफन कहते हैं। अब साइफन है, साइफन की ओपनिंग है, ओपनिंग जैसे माउथ कह रहे हैं, तो ये ओपनिंग कैसी होती है, ये ओपनिंग कुछ ऐसी होती है, इसको हम कहते हैं टेट्रा लिप ओपनिंग, ठीक है। इसमें 4 लिप बने होते हैं, ठीक है, क्या बने होते हैं, 4 लिप बने होते हैं, 4 लिप ओपनिंग होती है, ये दोनों ब्रैंकियल में भी एट्रियल एपरेचर में भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से 4 लिप बने होंगे, क्लियर। तो 4 लिप होंगे, जो साइफन होगा उसको ब्रैंकियल साइफन कह दिया, एट्रियल एपरेचर के पास पे भी ये साइफन, इसको एट्रियल साइफन कह दिया। आपने क्या ध्यान रखना है, जो ब्रैंकियल एपरेचर है या ब्रैंकियल साइफन है, उसके कंपैरिजन में एट्रियल साइफन थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडर होता है,
ठीक है। तो क्या क्या चीजें हमने समझी इसकी बॉडी के अंदर? बॉडी प्रॉपर के अंदर दो ओपनिंग होती है, एक ब्रैंकियल एपरेचर, दूसरा एट्रियल एपरेचर। ब्रैंकियल साइफन एंटीरियर एक्सिस की तरह काम करेगा, वाटर इसके थ्रू एंटर करेगा फायरेनेक्स और देन एट्रियल एपरेचर के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्योंकि सिलेरी फीडर है, माइक्रोफेगस है, तो उसी के थ्रू वाटर के थ्रू ये अपने फूड को एंगल्फ करता है। ठीक है। हमने कहा टेस्ट के ऊपर इस तरीके से रेड कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये रेड कलर के पिगमेंट क्या है? इनको एम्प्यूलाई कहा जाता है। एम्प्यूलाई एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो टेस्ट का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। आई एम श्योर अब इससे आपको बॉडी क्लियर हो गई होगी। अब इस डायग्राम में देखिए, हमने कहा था जिधर ब्रैंकियल एपरेचर है वो एंटीरियर एक्सिस होगा, जस्ट उसका अपोजिट पोस्टीरियर एक्सिस होगा। जिधर एट्रियल एपरेचर है उधर डोर्सल साइड होती है, उसका अपोजिट वेंट्रल साइड होती है। हमारा जो ब्रैंकियल एपरेचर है उसमें 4 लिप लगे होते हैं, टेट्रा लिप स्ट्रक्चर होती है ये, और ये इसमें एंटर जो एक नैरो पैसेज है उसको साइफन कह दिया, और क्योंकि ब्रैंकियल एपरेचर है तो ब्रैंकियल साइफन हो गया। ठीक है। ये अंदर हमारी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस इज बॉडी प्रॉपर, राइट। सिमिलरली जो एट्रियल एपरेचर है वो भी टेट्रा लिप स्ट्रक्चर होती है, 4 लिप बने होते हैं, और ये एट्रियल साइफन हो गया। बाहर टेस्ट है, पिगमेंट नजर आ रहे हैं, दीज आर एम्प्यूलाई, दिस इज गोइंग टू बी द फूड। ठीक है, क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड कि कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा टर्म की फॉर्म में है, ध्यान रखनी है। जो आपने क्या बात करी हमने? हर्डमानिया को सी स्क्वाट भी कहा जाता है, सी पोटैटो भी कहा जाता है। ठीक है। इट इज मोर और लेस लाइक अ पर्स और लार्ज ओवल पोटैटो, मेजरिंग 6.5 टू 8 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 13 सेंटीमीटर तक लेंथ जाती है। 5.2 टू 6.9 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है, एंड 4 सेंटीमीटर इसका फुट की विड्थ होती है। अगर फुट प्रेजेंट है तो 4 सेंटीमीटर तक इसका विड्थ होगा। कलर कैसा? हमने पहले बात करी, ब्राउन, रेडिश ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर होगा। बॉडी इसकी सॉफ्ट रहती है, लेकिन बाहर ट्यूनिक प्रेजेंट होता है, कवरिंग होती है। फुट लार्ज होगा, डर्टी, रफ, लेदरी, विद नंबर ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मड में एम्बेडेड है तो फॉरेन ऑब्जेक्ट तो उसके ऊपर लगे हुए होंगे, एंड इट फॉर्म द 1/3 ऑफ द बॉडी। ठीक है। Body enclose a thick, tough, supporting transparent test or tunic in the form of thick, translucent, protective investment. जो हमारा जो अडल्ट होता है उसके अंदर ये थोड़ा सा आपको ओपेक हो मिलेगा, लेकिन वैसे इसका थिक जो है, मतलब सॉरी, जो ट्यूनिक जो है वो ट्रांसल्यूसेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। रेस्पिरेशन में एंड रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई में ये हेल्प करेगा। ठीक है। रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ एम्प्यूलाई। स्टिमुलाई क्योंकि इसके ऊपर सेंसरी सेल लगी होती हैं। ठीक है। किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का, ट्यूनिसिन का। मैंने पहले बताया कि ट्यूनिसिन प्रोटीन प्लस में हमारी सेक्राइड यूनिट का ये बना हुआ होता है। विदाउट कटिंग द एनिमल ओपन एट द फ्री एंड, बॉडी इज ड्रॉन टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रैंकियल और इनकरेंट साइफन, जो मैंने बात करी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग का एट्रियल और एक्सकरेंट साइफन होगा। क्यों कहा? क्योंकि ब्रैंकियल साइफन के थ्रू वाटर एंटर करता है, और हमारा जो एट्रियल साइफन है उसके थ्रू वाटर बाहर निकलता है। Incurrent opening of mouth is somewhat laterally placed while the excurrent opening is directed upward. Sometime आप क्या देखोगे कि जो इनकरेंट ओपनिंग यानी कि जो ब्रैंकियल साइफन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहता है, लेकिन जो एट्रियल साइफन है वो एकदम स्ट्रेट आउटवर्ड डायरेक्टेड रहता है। Branchial and atrial aperture are found on branchial and atrial siphon respectively. Body proper lies within the test. Anadromina is hermaphrodite organism. Protogynous condition होती है। hermaphrodite का मतलब मेल और फीमेल बॉडी पार्ट इसी में ही होंगे। प्रोटोगाइनस का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो फीमेल बॉडी पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल बॉडी पार्ट। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल हो रहा है। डेवलपमेंट इंक्लूड अ फुल्ली फॉर्म्ड लार्वा कॉल्ड दी एस्केडियन टेडपोल लार्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे टेडपोल लार्वा के बारे में पूछा जा सकता है। इट कंटेन ऑल द कोडेड कैरेक्टर, कि इसके पास नोटो कोड भी होती है, नर्व कोड होती है, वो सारी चीजें होती है, बट इसमें आपको रिट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोसिज्म देखने को मिलेगा। मतलब देखिए, रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दो तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब ये है, आपके पास दो कंडीशन है, लार्वा से अडल्ट बन रहा है ना,
अगर लार्वा ज़्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू अडल्ट, ठीक है, तो हमारे पास रिट्रोग्रेसिव कंडीशन है। लेकिन अगर अडल्ट एडवांस है एज कंपेयर टू लार्वा तो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस कब होगी? पहले लार्वा बना था फिर अडल्ट बन रहा है। अगर लार्वा से अच्छे फीचर अडल्ट में जा रहे हैं तो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। अगर लार्वा अच्छा था, लार्वा के बहुत अच्छे अच्छे फीचर थे, लेकिन जब अडल्ट बना तो फीचर सारे लूज हो गए, तो रिट्रोग्रेसिव टाइप का मेटामॉर्फोजम होगा। तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है इसे रिट्रोग्रेसिव टाइप का है, जिसमें नोटोकोड, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है उसके पास नोटोकोड भी होती है, नर्व कोड भी है, टेल भी है, टेल फिन है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है ना तो सारी चीजें डीजनरेट हो जाती है। So by the time adult is formed, all coded character disappear. इसीलिए हमने कहा जो adult है उसके पास less feature होते हैं और larva के पास ज़्यादा advanced feature, इसीलिए retrogressive टाइप का मेटामॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है जी। अब इसमें एक और देख लेते हैं। हमने वैसे तो एक्स्ट्रामॉर्फोलॉजी कंप्लीटली कर ली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक्स्ट्रामॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बॉडी प्रॉपर, फुट, टेस्ट और ट्यूनिक में। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा डिटेल में देखें। इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? टेस्ट को हमने हटा दिया है, अंदर की स्ट्रक्चर हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है। तो अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बगल में यहाँ पर है हमारे गोनाड्स, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज द ब्रांकल साइफन, यहाँ पे एट्रियल साइफन है, अंदर यहाँ पर फेरिनेक्स रीजन होता है, ठीक है। इस फेरिनेक्स रीजन के थ्रू वाटर हमारा इधर एंटर करेगा, इधर हमारा फेरिनेक्स रीजन में एक्सचेंज होगा एंड देन यहाँ से वाटर एट्रियल साइफन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया। आई एम श्योर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई तो उसके बाद आपको सिस्टम समझना इजी हो जाता है। सिस्टम को समझने के लिए आपको पहले उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी मेन मेन बातें समझना जरूरी है। तो मेक श्योर आप इस लेसन को जरूर देखें।